क्लास 12 मैथ्स सीबीएसई। तो इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे 2024 के पीवाईक्यूज। अभी तक हमने क्या किया, तो अभी तक हमने 2023 तक पीवाईक्यूज देखे मैथ्स सीबीएसई 12 के। इस वीडियो से 2024 मतलब पिछले साल जो आए हैं वो हम लोग देखेंगे, उससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम जो ये कर रहे हैं उसमें हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है। तो यहाँ पर हमारा एम रहेगा कि हम समझें क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले एम हमारा ये रहेगा कि हम लोग बोर्ड है तो बोर्ड में एग्जाम पर फोकस करें। एग्जाम में हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मेंस के एग्जाम दीजिएगा, एडवांस के एग्जाम दीजिएगा, और भी स्टेट के एग्जाम्स दीजिएगा, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ पर आप समझने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लिखने पे नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम अपना एम रखेंगे कि हम लिखना भी सीखें, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर फंक्शंस पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं, आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, और ऐसे करके कैलकुलस में आगे बढ़िएगा। लेकिन ये जो पढ़ाई है ये बहुत ही डेप्थ की पढ़ाई है, और जैसे जैसे आप आगे जाइएगा, आगे अगर आप कंटिन्यू करिएगा, आप इसको अपना कैरियर बनाइएगा, डिग्री लीजिएगा और आगे रिसर्च फील्ड या आगे जाइएगा, तो वहाँ पर आपको मैथ्स में ये सब पढ़ना है, बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपके सीबीएसई 12th और बाकी कंपटीशन भी, पर अभी सीबीएसई करें तो इसके मार्क्स, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आपके कैरियर में जब आप बढ़िएगा तो वहाँ पर आपको बहुत मदद मिलेगी, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे आपको, और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगे आपके कैरियर में। तो सीबीएसई 12 पे आप बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा सारे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पर अभी हम लोग मैथ्स पढ़े हैं तो मैथ्स की बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग लिख कैसे सकते हैं। हो सकता है कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पूरी तरह समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उनको ब्रीफ में भी समझेंगे जैसा हमने समझा है, और हम लोग लिखने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए सीबीएसई के आप वेबसाइट में चेक करिएगा तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन पेपर है, लेकिन साथ में वहां पर आपकी मार्किंग स्कीम भी है कि आपको मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर समझना वो तो हमारा प्रायोरिटी है, हम लोग कैसे समझ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पहले हम लोग ब्रीफ में एक बार देख लेंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जो ज्यादातर क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन है, चाहे आप फिजिक्स में चेक कर लीजिए, आप केमिस्ट्री में चेक कर लीजिए, आप मैथ्स में चेक कर लीजिए, आप अलग अलग सब्जेक्ट में भी चेक कर लीजिए, वो सब प्रीवियस ईयर्स के सिमिलर क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी बदली हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आपका है बताना ये 1-1 है, ऑन टू है, दोनों नहीं है, या फिर दोनों है, ऐसे करके क्वेश्चंस पहले भी बहुत आ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ब्रीफ में देख लेंगे 2024 में कितने क्वेश्चंस हैं। 2024 में आपके 15 सेट्स थे, एक सेट के 3 सबसेट थे, तो 5 × 3 = 15। तो हमारे पास टोटल 15 सेट्स हैं। तो 15 सेट्स में जितने भी क्वेश्चन रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड है मैंने उसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक एक करके उसको पढ़ेंगे, उसके बाद पीडीएफ में इसका पूरा लैंग्वेज देखेंगे, आंसर देखेंगे जो सबसे मेन है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं, उसके बाद दोबारा हम लोग बोर्ड में समझेंगे, और फिर हम लोग पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो एक बार मैं और बोल दे रहा हूँ कि अभी हमारा जो मेन एम है वो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं और बोर्ड में हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ताकि आगे हमें कैरियर में मदद मिले और आगे हमारी जर्नी बढ़ सके अच्छे से, ओके। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ओके। तो जो हमारे पास सिलेबस है, पहले मैंने यहाँ पर सिलेबस भी लिखा है क्या क्या है। उसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर प्लस से आर। तो ये जो आर प्लस है यहाँ भी कभी कभी लिखा जाता है, पर यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर जो भी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे बोर्ड में उसमें यहाँ पर आर प्लस नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू हमें 4x + 3 दी हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस फंक्शन इज ए 1-1 बट नॉट ऑन टू, बी ऑन टू बट नॉट 1-1, सी बोथ 1-1 एंड ऑन टू, या डी नाइदर 1-1 नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग 1-1 चेक करते हैं। 1-1 में होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये डोमेन है, यहाँ पर हमारे पास को डोमेन है, तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, तो इनकी यहाँ पर हमें एक इमेज मिल जाए,
ठीक है। ये होता है हमारा 1 1 बोलते हैं इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव से भी एक क्वेश्चन आया, हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। तो जैसे हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं डोमेन के x1 y1, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ये दोनों सेम आने चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3, तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एलिमेंट सेम, उनके इमेज भी सेम, तो एक एलिमेंट के पास एक इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज। तो यहाँ पर हमारे ये 1 1 हो गया। अब हमें ऑन टू भी चेक करना है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस, एडवांस और बाकी एग्जाम में तो बिल्कुल है, लेकिन इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यू, असर्शन रीजन भी आते हैं, पर एमसीक्यू भी बहुत आते हैं। तो यहाँ पर ये ऑन टू तो हो गया, सॉरी 1 1 तो हो गया। अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में बस हमें क्या करते हैं, कोडोमेन का जो हर एलिमेंट है उसका एक प्री इमेज होगा, ठीक है। ये हमारा होता है आपका ऑन टू, ठीक है। तो कोडोमेन से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक y ले लेते हैं एलिमेंट कोडोमेन का, ठीक है। तो यहाँ पर कोडोमेन हमारे पास r है और इज एन एलिमेंट ऑफ r। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, f(x) इज इक्वल टू y हम लोग पुट करते हैं, क्योंकि y बराबर f(x), ठीक है। f(x) जो हमारे पास है वो y हो गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 4x + 3। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी y - 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम लोग इसको चेक कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं y की वैल्यू हमें क्या पुट करना है, y की वैल्यू हमें पुट करना है आपका y किसका एलिमेंट है, r का, तो r की वैल्यू पुट करना है और देखना है x कितना है। तो जो हमारा x है, अगर वो r प्लस, मतलब जो डोमेन है, क्योंकि x का डोमेन को दर्शाता है, तो x अगर r प्लस का है तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि y की आप जो भी वैल्यूज पुट करिएगा कोडोमेन से, उसके लिए आपको एक x मिल जाएगा जो आपका डोमेन में है, ठीक है। यही हम लोग चेक करते हैं। तो हमारा x जो है वो है क्या, पॉजिटिव है, नॉन निगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। नॉन निगेटिव हमारा 0 हो गया। उसके बाद तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो y की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं r में, तो हम लोग 1 पुट कर देते हैं, तो 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, -2/2 आ जाएगा, तो हमारा -1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 तो x का है ही नहीं, -1 क्या है, x तो आपका नॉन निगेटिव है, -1 तो निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब y में ऐसी कुछ वैल्यूज हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारा कोडोमेन y मान लेते हैं -1, जिसके लिए आपको कोई भी डोमेन नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमेन में है ही नहीं -1, डोमेन में तो सिर्फ नॉन निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हो, ये ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू के लिए क्या होता है, आपका कोडोमेन में हर एलिमेंट्स का एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्री इमेज आपको नहीं मिल रहा है -1 के लिए, तो ये आपका ऑन टू नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा दिस फंक्शन f(x) इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ओके। तो ये हमारा हो गया। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक्स पढ़ना है। आगे जब आप इसको कंटिन्यू करेगा मैथ्स को, ठीक है, जैसे बीएससी में आप करेगा या बीटेक में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद और आगे बढ़ेगा, तो इनके बहुत डेप्थ में आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है। लेकिन 12th में हमारे पास जितने, उसमें ब्रीफ में ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, पहले आप इसको शो कर दीजिएगा f(x) इज 1 1, फिर f(x) इज नॉट ऑन टू। तो अगर ये नहीं है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, द फंक्शन f(x) इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 में है, अ रिलेशन r डिफाइंड ऑन सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ z एंड x लेस इक्वल टू 10 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक सेट a है, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर और x हमारा 0 से 10 तक है, ठीक है। और यहाँ पूछा गया हमारे पास एक रिलेशन r है सच दैट, मतलब एक्स वाई एक रिलेशन है, ठीक है, एक्स वाई एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू वाई। तो हमें पता करना है कि द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ये हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो हमें इक्विवेलेंस क्लासेस पता करना है, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप एनसीईआरटी से ब्रीफ में स्टडी कर सकते हैं, आप अलग अलग जगह से भी देख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास होता क्या। बेसिकली जो इक्विवेलेंस क्लास हमारा होता है, ये होता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट को कंटेन करता है उसका इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो x हो गया, तो x का इक्विवेलेंट क्लास अगर पूछा जाए तो हम लोग x को पुट करेंगे रिलेशन में, ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया रहेगा, और जो y आ जाएगा वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कितने इक्विवेलेंस क्लास आपके होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग सेट देखें, ए सेट, तो सेट को हम लोग देख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर और x की वैल्यू इतनी है। तो अगर हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा 0 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 0 से लेकर 10 तक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लास बनेगा वो कंटेनिंग 0 बनेगा। क्यों? क्योंकि x रखिए 0 तो y भी आपका 0 ही होगा क्योंकि इक्वल है। 1 तो 1, 2 इज इक्वल टू 2 तो 0 0 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ऐसे करके क्लासेस बनते जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, तो ऐसे करके आपके क्लास बनेंगे। आपके पास कितने एलिमेंट है? तो आपके पास 11 एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्लासेस कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो हमने ब्रीफ में समझा, आप अलग अलग तरह से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इवन ऑड का, तो आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इनमें टेक्निकल टर्म्स क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एन एलिमेंट क्या होता है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एन एलिमेंट, तो फाइंड कैसे किया जाता है, किसको किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं आया पर इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरली हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग मेनली फोकस करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और इक्विवेलेंट रिलेशन में, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शन में हमारा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्शन आ जाता है, तो हम लोग जनरली इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और थोड़ा हम लोग को इसको समझना है, थोड़ा समझने के लिए, और इसका सबसे अच्छा तरीका है आप इसको थोड़ा सा स्टडी करिए और साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन वाई। तो हमारे पास एक रिलेशन आर है और वो डिफाइन किया गया है सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पर वो रिलेशन दिया हुआ है, पूछा गया है दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नीदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो एक्स एक्स एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। एक्स एक्स को कैसे आप डिफाइन करिएगा? एक्स इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर डिफाइन किया है सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स में, तो कोई ह्यूमन बींग अपने आप से 5 सेंटीमीटर छोटा तो होगा नहीं, इक्वल होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद हम लोग ट्रांजिटिविटी सिमेट्रिक देखते हैं, तो एक्स वाई। सिमेट्रिक क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं x इज रिलेटेड टू y थ्रू द रिलेशन r, तो x इज रिलेटेड टू y मतलब x इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन y। ठीक है, मान लेते हैं x ये है तो y 5 सेंटीमीटर टॉल होगा, है ना, यही होता है। ठीक है, तो अगर y भी x से रिलेटेड हो रिलेशन r के थ्रू तो फिर ये हमारा सिमेट्रिक होता है। लेकिन अगर x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है तो y छोटा तो होगा नहीं, बड़ा होगा, पर उसको रिलेट होने के लिए होना चाहिए y इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अगला हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं, x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z। ओके, इसका मतलब क्या होगा, x इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन y, तो x इज लेस देन y मान लेते हैं। ठीक है, और y इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन z, तो y इज शॉर्टर देन z। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा रिलेशन बनना चाहिए x इज लेस देन z। यहां से बन रहा है लेकिन 5 सेंटीमीटर ही, क्यों? क्योंकि 5 सेंटीमीटर डिफाइंड है, सिर्फ स्मॉलर नहीं है, 5 सेंटीमीटर डिफाइंड है। तो अगर x और z रिलेटेड है 5 सेंटीमीटर के थ्रू, मतलब x इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन z, तभी ये ट्रांजिटिव होता है। लेकिन वो 5 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, वो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ 5, यहाँ 5, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो इसी कारण हमारे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि fx इज नॉट, मतलब fx नहीं, रिलेशन r है, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट ट्रांजिटिव, और लास्ट में आप इसको लिख भी दीजिएगा, देयरफॉर r इज नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव। तो लास्ट में आप वो लिख भी दीजिएगा, जैसे पीडीएफ में मैंने नहीं लिखा है तो वहाँ पर आप लिख जरूर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हुए। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा कैसे हम लोग लिख सकते हैं, उसको आप देखिएगा। और अगली मतलब अब हम लोग पीडीएफ में देखेंगे, इसका लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज को स्टडी करेंगे। उसके बाद दोबारा हम लोग बोर्ड पे आएंगे, बोर्ड में हम लोग एक बार समझेंगे और फिर से हम लोग पीडीएफ में करेंगे। हमारे पास क्लास 1 में 10 क्वेश्चंस हैं,
उसके बाद और भी क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास 2 में करेंगे। तो क्लास 1 में अभी हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन किए। अब पीडीएफ देखते हैं, फिर हम लोग 4th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सीबीएसई पीवाईक्यूज 2024 में 15 सेट्स पूछे गए थे। एक सेट में 3 सब सेट्स थे, तो ऐसे हमारे 15 सेट्स हैं। चैप्टर 1 हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है, उसका ये सिलेबस है, टॉपिक्स। उसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि 4x + 3 इसको हमें देखना था ये क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 1 शो करेंगे। x1 x2 एलिमेंट ऑफ आर, fx1 = fx2, तो यहाँ से x1 = x2 आ गया, तो ये 1 1 हो गया। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। फिर y एलिमेंट ऑफ r है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, वरना हमें ओवर राइटिंग करनी होगी। ओके, तो y = 1। अब हम लोग सिर्फ y को 1 पुट कर देंगे, तो x हमारा क्या हो जाएगा, तो x हमारा -2/4 हो जाएगा, -2/4। तो हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन में थोड़ा गलती ना हो, तो -2/4 दैट इज़ -1/2। अब ये -1/2 जो है वो हमारा एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि x क्या है, x r+ है, लेकिन -1 to x में आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ आर कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें लैंग्वेज में ध्यान देना है, लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ छूटे ना। और यहाँ पर थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ आर कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x = y - 3/4 इन r+ डोमेन सच दैट fx = y। तो ये लैंग्वेज भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, पर क्योंकि ये 1 मार्क का था तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। हैंस fx इज़ नॉट ऑन टू, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका क्या है, a 1 1 बट नॉट ऑन टू, देयरफॉर a 1 1 बट नॉट ऑन टू, या फिर हैंस fx इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू a। अगला हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, इसको आप थोड़ा देखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेट ए है, तो सेट ए को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस 11 हो जाएगी। इक्विवेलेंट क्लास कंटेनिंग 0, कंटेनिंग 1, कंटेनिंग 2, ऐसे करके आप देख सकते हैं। और आप इसको समझ सकते हैं, एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला हमारे पास है अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इसको हमने समझा था, ह्यूमन बींग, तो x कैन नॉट बी शॉर्टर देन x by 5 सेंटीमीटर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर x y से छोटा है तो y छोटा नहीं हो सकता x से, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। x y से छोटा है, y z से छोटा है, तो x z से तो छोटा होगा पर 5 से नहीं छोटा होगा, क्योंकि डिफिनीशन में 5 है। 10 से छोटा होगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नॉट रिफ्लेक्सिव मैंने शॉर्ट में लैंग्वेज लिखा है, तो यहाँ पर क्या, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है। तो बी केयरफुल इन लैंग्वेज, तो आपको बहुत ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना है, वरना गलती हो सकती है। तो आप ऐसे नोट्स अपने मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, कुछ आप अपनी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, पर यहाँ पर आपको ऑप्शन लिखना है, वरना मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो क्या है, तो नाइदर ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ आप लिखिएगा डी, नाइदर ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा f डिफाइन है r+ से -5 से इन्फिनिटी, और ये डेफिनेशन है। तो एक बार पहले हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद पीडीएफ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने पीडीएफ में देखा, अब हम लोग फिर से 3 क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, और उसके बाद हम लोग फिर से पीडीएफ में देखेंगे हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन डिफाइन है r+ से -5 टू इन्फिनिटी, बी डिफाइंड एज fx की वैल्यू 9x² + 6x -5 दी हुई है। कई बार क्या होता है कि कई बार हम लोग जल्दबाजी में मान लीजिए यहाँ सिर्फ +5 लिख दिए, बाकी सारे स्टेप सही है, तो बिल्कुल आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही गलत उतारा। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हमें समझना आता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना वो एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो हमें उस पर बहुत काम करना है कि हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बोर्ड में, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है 9x² + 6x -5, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन वही है, आपको बताना है f a 1 1 है, b ऑन टू है, c बाइजेक्टिव है, या फिर d हमारे पास नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो फिर से यहाँ पर बाइजेक्शन भी है, 1 1 ऑन टू सब है ऑप्शन में, तो हम लोग चेक करेंगे इंजेक्टिविटी फिर सजेक्टिविटी। तो यहाँ पर इंजेक्टिविटी या फिर 1 1 जब हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फिर से ले लेंगे x1 y1 r+ के एलिमेंट हैं, सच दैट fx1 = fx2,
ठीक है। तो अगर उनकी इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होगा आपका कोडोमेन में। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। देखिए मुझसे फिर गलती होगी, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे ध्यान आ गया, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर डिडक्ट हो सकता था। तो इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहना है और जितना हो सके हमें अपना माइंड इस पर कंसंट्रेट करना है कि हम क्या लिख रहे हैं, वरना कई बार क्या होता है हमारा हाथ कुछ और लिख सकता है, ठीक है। ऐसे हमने देखा है। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना होगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी करनी होगी, कहाँ गलती हो रही है वहाँ आपको मार्क करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। एक बार तो आप लास्ट में चेक कर लीजिएगा, जैसे हम लोग जनरली बोर्ड में करते हैं, पर आप क्या करिएगा साथ साथ भी चेक करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आगे बढ़ते, बाकी आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। तो ये हमारे पास माइनस 5 हट जाएगा। अब 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इधर आएगा तो कॉमन हो जाएगा x1 स्क्वायर, मतलब 9 कॉमन हो जाएगा तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b और a प्लस b, ओके। फिर यहाँ पर प्लस 6 भी मैं कॉमन ले लूँगा तो x1 माइनस x2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं x1 माइनस x2 ही कॉमन ले लूँ, x1 माइनस x2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6। आप यहाँ पर 3 से कैंसिल भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 9x1 प्लस 9x2 प्लस हमारा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा x है वो x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, मतलब नॉन निगेटिव है। तो x की वैल्यू हमें 0, 1, 2, 3, 4 या 0 पॉइंट ऐसे करके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 0 होगा ये तो 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव में आएगी प्लस 6 है, ठीक है। तो 0 अगर होगा ये तो इसके कारण ही होगा, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते थे कि इसको अगर 0 होना है तो x1 को x2 ही होना होगा, वरना यहाँ पर फिर आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे तो ये फिर आपका 0 नहीं होगा। मतलब 0 मतलब ये दोनों आपका क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। अगर इसकी आप कुछ और वैल्यू ले लीजिएगा, x2 की कुछ और वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर इनको बराबर होना है, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, तो अलग अलग है तो इनकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, इक्वल नहीं होंगे। पर अगर इक्वल करना है तो x1 x2 को बराबर ही होना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बोर्ड में थोड़े स्टेप्स भी शो करने, तो आप यहाँ शो भी कर सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 माना, जिसके कारण x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो क्या हुआ, तो ये हमारा 1 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऑन टू और चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो अगर इसको ऑन टू होना है तो हम लोग पहले एक एलिमेंट मानते हैं y कोडोमेन का। तो कोडोमेन के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर -5, -4 पॉइंट, -4, -3 पॉइंट, ये 1.2 इन्फिनिटी तक, इन सब का एक प्री इमेज होना चाहिए R प्लस में, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा ऑन टू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं fx इज इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो fx हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसका कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ऐसे कर सकते हैं, 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, तो 6x है तो ये 6x हो गया, तो बस 1 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर हमने +1 किया है तो -1 भी करेंगे, तो यहाँ पर -6 इज इक्वल टू y, ओके। तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब अगर हम लोग पिछले स्टेप में जा पा रहे हैं तो हमारा अगला स्टेप सही है। मैथ्स में हम लोग जनरली यही करते हैं कि हम लोग ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे, अब पता करने ये सही है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर सकते हैं क्या हम दोबारा नीचे से ऊपर जा पा रहे हैं, जनरली हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6x और -6
प्लस 1 तो माइनस 5y, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू पहले उधर जाएगा तो रूट अंडर y प्लस 6, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस उधर जाएगा तो -1, फिर 3 जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा हो गया। अब x हम लोग देखते हैं। तो y की वैल्यू अगर आप, क्योंकि y हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, x पता करने के लिए क्या होगा, y की वैल्यू पुट करिए इसमें। y की वैल्यू -5 कर सकते हैं। अगर हम लोग -5 करें तो -5 प्लस 1 1 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 3 0, तो x की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, आ सकती है, नॉन निगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग -1 से इन्फिनिटी में जाना है तो इससे थोड़ा बड़ा, तो -1 से जैसे ही हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए -4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो यहाँ ये जो आएगा वो 1 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर आपका 1 से ज्यादा आएगा तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी 1 से मतलब 0 से ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। 0 से ज्यादा आ जाएगी तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0 से ज्यादा है तो अभी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप -5 से आगे बढ़िएगा तो x का जो एक्सप्रेशन है उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी x की वैल्यू 0 से ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही 0 से ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी वही तो हम चाहते थे अगर ऑन टू होना है, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगी तो हमारा r प्लस में सारे x आते जाएंगे। तो y जो हमारा कोडोमेन है, ठीक है, y जो हमारे पास कोडोमेन है, इसकी हर वैल्यू के लिए आपको एक x मिल जाएगा जो r प्लस का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर y हमारा ऑन टू हो गया, तो हमारा y जो है वो हमारा 1 1 भी है और वही y हमारा ऑन टू भी है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ऑप्शन में 1 1 एंड ऑन टू नहीं, ऑप्शन में बाइजेक्शन है, तो हमारा आंसर हो गया बाइजेक्शन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया, हमारा आंसर हो गया f(x) इज बाइजेक्टिव, तो हमारा ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, मैं कुछ बोलता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, पहली बार जब आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो आपको हो सकता है डिमोटिवेट हो जाए आप, ठीक है, जनरली, ठीक है, हो सकता है जनरली जब पहली बार हम लोग देखें तो हो सकता है कि हम लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हमें ये क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जहां तक मुझे ध्यान है, जितना मैंने PYQs देखा है हम लोग ने किया, तो उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जैसे आप कैरियर में आगे बढ़िएगा और अगर आप मैथ्स को अपनी स्ट्रीम लेते हैं, वैसे मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, आप कोई भी साइंस स्ट्रीम रखिए, लेकिन फिर भी अगर आप इसको मेन रखते हैं तो आपको बहुत ही डिटेल में ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो 12th में, क्योंकि ये सब रिसर्च के टॉपिक्स है, हाई लेवल्स के टॉपिक्स है, ठीक है, हमें बहुत ब्रीफ में 12th में देखना है। तो यहाँ पर जो ये सिंबल्स वगैरह है, ठीक है, ये हम लोग को बोर्ड के लिए नहीं देखना है, मेंस और एडवांस के लिए बिल्कुल देखना है, आगे कंपटीशन के लिए 12th में, लेकिन अगर आप हायर स्टडी करते हैं तो उसमें तो ये सब आपको देखनी है। तो यहाँ पर जब ये हम लोग 12th में देखेंगे तो इसका बहुत ही बेसिक और ब्रीफ मीनिंग के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो NCERT में आप देखिएगा डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है NCERT में। अभी हमने इक्विवेलेंस क्लास किया था, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहां पर भी हमने कुछ बेसिक बातें की थी इक्विवेलेंस क्लास की। यहाँ पर भी हम लोग कुछ बेसिक बातें करते हैं NCERT के बेसिस पर ही। देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास ये जो है AI, ठीक है, तो I मतलब हमारा 1 हो गया, तो A1 A2 A3 ये डिफरेंट सेट्स हमारे पास हो गए, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये A है, ऐसे मैं समझाने के लिए ऐसे मान लेता हूँ, तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिसजॉइंट सेट्स में बढ़ जाता है, मतलब अलग अलग सेट्स में हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब स्पेशल टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो हमें बस इतना जानना है, मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा एक सेट है, तो ये डिफरेंट में बढ़ जाता है। A1 क्योंकि I की वैल्यू 1 हो सकती है, A2 हो सकती है, A3 हो सकती है, A4 हो सकती है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब A1 के अंदर ये एलिमेंट्स आएंगे, ये, ठीक है, इनमें से कोई भी A2 के अंदर नहीं आएगा, हम देख भी सकते हैं। A2 के अंदर कौन आएगा, A2 के अंदर उसके हिस्से के आएंगे, इसका हिस्सा इतना ही है ना, तो इसको अपने हिस्से के एलिमेंट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत, तो ऐसे करके होता है। लेकिन अगर हम इस सबको जोड़ देंगे A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते, तो हमें पूरा सेट A मिल जाएगा। तो पहला वही बोल रहा है, ये यूनियन है, अगर आप A1 प्लस A2 प्लस A3 n तक करेगा तो आपको A मिल जाएगा, तो ये तो सही है, लेकिन आंसर क्वेश्चन हमारा क्या है, निगेटिव में है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो हम लोग जनरली जब सोचते हैं तो हम लोग नोट कई बार आप देखिएगा पढ़ने ही भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये सब छोटे छोटे टर्म्स आपने बिल्कुल एक्सपीरियंस किया होगा, ये नेगलेक्ट हो जाते हैं,
और फिर हमें अफसोस होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ध्यान देना है। जब भी ऐसा हो हमें लिखना है कि यहाँ गलती हुई, ठीक है, मिस्टेक, बी केयरफुल, उसको बार बार अपने नोट्स को रीडिंग करना है। तब जाके हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस से हम लोग ये अपनी आदत बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्शियसली हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो ये सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास सेट ए आएगा। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन नॉट ट्रू लिखा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए आई और ए जे, तो मान लेते हैं आई इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2, तो ए आई और ए जे का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, मतलब इन दोनों का कुछ इंटरसेक्शन होगा, आई नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे हमने ले लिया, आई को 1 मान लिया, तो A1 इज नॉट इक्वल टू A2। ठीक है, तो ये A1 हो गया, A2। तो रिलेशन दिया है A1 इंटरसेक्शन A2 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब A1 A2 के कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ये सेट है, सेट में एलिमेंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया ये सब डिसजॉइंट होते हैं। आप देखिएगा एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 5 ये गलत है, इक्वल टू 5 होना चाहिए, क्योंकि A1 A2 का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5, इन सब का इंटरसेक्शन 5 होता है, इनका यूनियन A के बराबर होता है। तो ये गलत है और नॉट ट्रू है, मतलब यही हमारा ऑप्शन होगा। तो अगर आई जे बराबर नहीं है, मान लेते हैं A1 A2 आई जे बराबर नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर टर्म्स है, डिसजॉइंट्स है, ठीक है, इन दोनों का कोई म्यूचुअल रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, म्यूचुअली इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ये सब कुछ टर्म्स यूज किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा। तो ये सब कुछ कुछ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग जगह से स्टडी कर सकते हैं, इन सबको अलग अलग रिसोर्सेज से देख सकते हैं, लेकिन आपका एम एक ही होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए किसी तरह आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि आपके आगे कैरियर में आपको मदद मिले, आप कंटिन्यू कर पाए आगे अच्छे से। ठीक है, और साथ में दूसरी बात, आपको अपने नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनानी है, क्योंकि मैथ्स बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल होता है। ऐसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब टेक्निकल होते हैं, लेकिन फिर भी मैथ सबसे ज़्यादा टेक्निकल होता है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज के साथ साथ सिंबल्स को भी समझना होता है, लैंग्वेज में एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें बहुत सारे। ओके, तो इसलिए आपको देखना है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने नोट्स बनाइए, अलग अलग जगह से प्रैक्टिस बहुत कीजिए और डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है, हो सकता है समझ में ना आए ज़्यादा हमें, ठीक है, फिर भी आप देखिए, आगे बढ़िए, बहुत सारा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कितना है, 8 मार्च को हमारा एग्जाम है। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 1.5 मंथ्स और है। ठीक है, इसलिए आप फोकस जरूर कीजिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सब बताऊंगा आपको जो जो आया है, पर फिर भी आप अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, आप डीमोटिवेट मत होइए, बिल्कुल विश्वास रखिएगा और धीरे ही सही पर आप आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, अलग अलग जगह फोकस करिएगा, वेटेज देखिएगा और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ, मतलब यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब यही आंसर हो गया तो बाकी नहीं होंगे, पर फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। x इज एन एलिमेंट ऑफ ए आई, मान लेते हैं A1, मान लो ये x है, ये x है A1। ठीक है, एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ ए जे मतलब 2 हो गया, मान लेते हैं j, क्योंकि यहाँ बोला तो नहीं गया i इक्वल टू j, तो j को अलग मान के देखते हैं, तो ये भी x हो गया। पर क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। x की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, हमने अभी देखा। तो अगर x एलिमेंट ऑफ ए आई है A1 और x एलिमेंट ऑफ ए जे है, मान लेते हैं A2, तो A1 A2 अलग नहीं हो सकते, A1 A2 को एक ही होना होगा। देखिए वही लिखा है AI इज इक्वल टू AJ। ओके, तो ये सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉट ट्रू बोला गया। उसके बाद ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल लाइफ, बिल्कुल सही। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास हमने पढ़ा था, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग एलिमेंट 1, तो जो 1 से रिलेटेड है, कंटेनिंग एलिमेंट 2 जो 2 से रिलेटेड, तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे इवन ऑड का आपको दिखा है 0, फिर +-2, +-4, तो ये सब इवन नंबर्स हैं, ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किस तरह कनेक्टेड होते हैं तो आप एग्जाम्पल से एनसीईआरटी में समझ सकते हैं, जब इवन और ऑड में आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, तो ये भी सही है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी मोटिवेशन लूज नहीं करिएगा, धीरे से आप आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये देखिए ये आया और एक पहले भी आ चुका है,
तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, ठीक है, बाइजेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। और आपका जो दूसरा टाइप का है वो आपका रिलेशन का है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हम लोग एक बार ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है लेट r प्लस डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, देन द फंक्शन f r प्लस से r प्लस डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज क्या। वही ऑप्शन है आपके पास, 1 1 बट नॉट ऑन टू, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हम लोग फिर से चेक करते हैं, मार्किंग स्कीम है, हमें मार्क्स पर बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखिए, फिर से हम लोग x एक एलिमेंट मान लेते हैं डोमेन का, ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास जो fx1 है इज इक्वल टू fx2 है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर सब पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, अगर निगेटिव होता तो प्लस माइनस होता तो माइनस भी लेते, पर निगेटिव है ही नहीं कोई यहाँ पर, ठीक है, नॉन निगेटिव है, ठीक है, 0 और उसके बाद, तो इसका आंसर क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 है ना, निगेटिव नहीं है ना कोई भी, x1 x2 r प्लस के। तो यहाँ पर हमारा 1 1 तो है, ओके। अब हम लोग ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, तो मान लेते हैं y इक्वल टू fx, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 1। तो हम लोग y क्या क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग y करना है हमें नॉन निगेटिव, ठीक है, नॉन निगेटिव मतलब क्या हो गया, 0 0.01 0.1 0.5 1 2 3 3.5 ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले y 0 मान लेते हैं, तो जैसे हम लोग y 0 मानेंगे तो रूट माइनस 1 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तो रियल नंबर है नहीं, मतलब हमारे पास अगर कोडोमेन है, मान लेते हैं ये कोडोमेन है, इसमें एक एलिमेंट क्या है हमारे पास, मान लेते हैं 0 0 ही ले लेते हैं, और ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 एलिमेंट हो सकता है कोडोमेन का, लेकिन इसका कोई इमेज मिलेगा, मतलब प्री इमेज मिलेगा, नहीं, इसका प्री इमेज हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस 1, यहाँ पर भी r प्लस होंगे, माइनस 1 तो r प्लस का एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हमारे पास हो गया कि x प्री इमेज हमें नहीं मिल रहा है, मतलब हर एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का हमें प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो ये ऑन टू नहीं, ऑन टू होता गया कोडोमेन, जैसे हमारे पास कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन का हर एलिमेंट जो है उसका हमें एक x मिलना चाहिए, डोमेन में एक हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए, पर यहाँ पर 0 का तो है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर एक गैप जैसा आ गया, इसका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ओके। तो आपको इसको लिखना है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप पहले 1 1 शो कर दीजिएगा, उसके बाद आप ऑन टू शो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऑन टू नहीं है तो आपको लिखना है fx इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर fx इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। तो जब आपको डिस्प्रूव करना है तो आप कोई डायरेक्ट एग्जांपल लिख, मॉडिफिकेशन आप खुद करिएगा, ठीक है, आप कैसे लिख सकते हैं इसको। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, fx इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो इसी के साथ हमने ये 3 क्वेश्चन और किया, आप इसको अच्छे से एक बार देखिएगा, एनालाइज करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। अब पीडीएफ में एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं लैंग्वेज के साथ, और जहाँ जहाँ दिक्कत है तो मैंने वहाँ लिख दिया बी केयरफुल, लैंग्वेज मॉडिफिकेशन, तो ऐसे करके आप अपने भी नोट्स बना सकते हैं, ताकि आप अपने नोट्स रिवाइज करें। आपको ध्यान रखें मैं यहाँ गलती करता हूँ, बोर्ड में भी समय है, बिल्कुल हम लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं। तो एक बार हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 7 8 और आगे कंटिन्यू करेंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग को करने हैं इस क्लास में, तो क्वेश्चन नंबर 7 से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बार अब हम लोग पीडीएफ में देख लेते हैं। ये हमारा fx है, तो सबसे पहले हम लोग क्या इसको प्रूव करेंगे, गिवन है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 1 1 के लिए ऐसे ही हम लोग प्रूव करते हैं, थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑन टू, ऑन टू के लिए हम लोग x को निकालेंगे y के टर्म्स में, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो x है वो x हमारा क्या हो जाएगा, r प्लस डोमेन हो जाएगा, क्योंकि हमारा y क्या था, y हमारा था -5 से इन्फिनिटी, तो y आप पुट करिएगा तो x में आपको एक प्री इमेज मिल जाएगी, ठीक है, मतलब y हमारा कोडोमेन है तो उसका प्री इमेज हमें मिल जाएगा जो हमारा डोमेन है, ठीक है, x। तो यहाँ पर fx इज ऑन टू, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये सब आपको समझना होगा, आप आराम से एक बार देखिएगा, समझिएगा, अलग अलग जगह से आप इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और अपने नोट्स मॉडिफाई करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। थोड़ा सेल्फ स्टडी में समय दीजिएगा, हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया है और ये इक्वल टू 5 होता है, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंस क्लास वाला ये जो
टॉपिक है उस टॉपिक को आप थोड़ा समय दे सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता करना है कि वेटेज किस चैप्टर का ज़्यादा है और आपको प्रायोरिटी किसको देना है, क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो प्रायोरिटी वाइज आप आगे बढ़िए और एक चैप्टर में भी टॉपिक्स के प्रायोरिटी वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, मतलब डायरेक्ट नहीं, मतलब उससे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x² + 1। तो इसमें फिर से हम लोग सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करेंगे। तो ऑन टू के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोसेस वाइज जाएंगे। तो x² + 1 = y। तो x बराबर √y - 1, तो y हमारा क्या हो जाएगा 1 से ∞। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगर y को आप 0 रखिए तो x पे आपको इमेज नहीं मिलेगा, जैसे हमने बोर्ड में देखा था। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर y क्या है, रेंज है, तो मैंने रेंज निकाल दिया 1 से ∞। अब ये जो रेंज है वो रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर नहीं है। कोडोमेन हमारा क्या है, तो यहाँ देखिए कोडोमेन R+ है। तो रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो हम लोग अभी आगे बोर्ड में एक बार देख लेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट होता है, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है, तो वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में रेंज कोडोमेन बराबर होता है। पर आप एग्जांपल देके भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे पीछे हमने देखा था। तो ये कोडोमेन क्या है, ऑन टू नहीं है, fx इज़ नॉट ऑन टू, देयरफॉर fx इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बोर्ड में, उसके बाद PDF से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने देखा कि कैसे हम इन सबको क्वेश्चंस को लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब हम 3 क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी देख ही लेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचेगा। और उसके बाद इन चारों क्वेश्चंस के लैंग्वेज और उसका कैसे हम लोग लिख सकते हैं उसको हम लोग PDF में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, अ फंक्शन f फ्रॉम R to A इज डिफाइंड एज fx = x² + 1, और वो ऑन टू है। मतलब हमें गिवन ही है कि हमारा जो फंक्शन है फंक्शन ऑन टू है अगर a, तो यहाँ गिवन है फंक्शन ऑन टू है। अब बताइए a क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ऑन टू में होता क्या है कि जो हमारा रेंज होता है वो कोडोमेन होता है, या जो कोडोमेन होता है वही रेंज होता है। तो एक तो तरीका ये है जैसे हम लोग जनरल तरीका करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग fx = y करते हैं, फिर हम लोग x को निकालते हैं y के टर्म्स में, फिर y के टर्म्स में निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो जितनी भी वैल्यूज हम लोग y की पुट करेंगे कोडोमेन से, क्योंकि y एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हमने पहले ही माना था, जैसे y एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है, तो सारी वैल्यूज क्या हमें डोमेन में मिल रही है, उसके प्री इमेज हमें मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मतलब वो सारे जो हमारे पास यहाँ पर प्री इमेज हैं वो पूरे डोमेन होने चाहिए। तो कोडोमेन का हर एलिमेंट का एक प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली वही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में निकाल लेते हैं, फिर y की वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं कोडोमेन से, क्योंकि y एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है, और जो हमें x मिलता है वो मिलना चाहिए डोमेन से। मतलब जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो पूरा हमारा डोमेन आना चाहिए। एक तो ये तरीका है। एक तरीका और होता है कि रेंज बराबर कोडोमेन, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे कैसे, तो ऐसे मान लीजिए डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, तो डोमेन रेंज होता क्या है, डोमेन का एलिमेंट का जो इमेज होगा कोडोमेन में वही तो रेंज हुआ, तो हमारा रेंज होता है। अब रेंज पूरी कोडोमेन के बराबर हो जाए तो भी सही है, उसी को तो ऑन टू कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा कोडोमेन है वही रेंज हो गया और सबका क्या है, एक प्री इमेज मिल चुका होगा डी में, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, जब हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल होती है शुरुआत में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार, वैसे समय अभी आपने प्रैक्टिस भी की होगी, जब आपने पढ़ा होगा अच्छे से इसको सीरियल वाइज, अभी तो हम लोग बेसिक्स में पढ़ रहे हैं और जल्दी पढ़ रहे हैं। तो क्या करना है, हमें आराम से मैथ्स में कॉपी पेन बुक या रिसोर्सेज लेके बैठना है और सिर्फ हमें खुद से एनालाइज करना है ये सब चीज़ों को, इमेज प्री इमेज क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो समय लगेगा, ठीक है, दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय देके इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कनेक्ट हो रहा है। और क्योंकि हमारा अभी एम है कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं और कैसे थोड़ा थोड़ा समझ के भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उतना तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले समय देना है, खुद को थोड़ा समय निकालना है, आराम से बैठना है इन सब क्वेश्चंस के साथ और देखना है क्या लिखा हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन तो यही होती है कि x y के टर्म्स में निकालते हैं, फिर देखते हैं x की वैल्यूज क्या आ रही हैं और वो डोमेन के बराबर आनी चाहिए, तब हम मानते हैं कि सारे जो कोडोमेन की वैल्यूज है उनका प्री इमेज डोमेन में है, ठीक है। तो वो हमारा ऑन टू हो गया। एक तरीका और है
कि अगर हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो भी ऑन टू है, क्योंकि रेंज होता क्या है, एक्स का इमेज, मतलब सारे कोडोमेन के पास एक एक्स है ना, अगर रेंज बराबर हो गया कोडोमेन के। तो उस मेथड से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर अगर हम लोग इसका रेंज निकालें, ठीक है, इसका रेंज अगर हम लोग निकालते हैं तो इसका रेंज हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी होता है एक्स स्क्वायर का, 0 से इन्फिनिटी रेंज, और यहाँ +1 है तो 1 से इन्फिनिटी, 1 से हमारा इन्फिनिटी हो गया। अगर इसको क्या होना है, इसको अगर ऑन टू होना है तो आंसर हो गया ए हमारा क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी। एक तरीका ये हो, ठीक है, लेकिन हम बोर्ड में है तो हम लोग अच्छे से स्टेप वाइज लिखेंगे। तो स्टेप वाइज लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो बेसिक मेथड देखेंगे। हम लोग सबसे पहले एक्स को वाई को मान लेंगे एक एलिमेंट डोमेन का, सॉरी कोडोमेन का, वाई को, है ना। तो वाई बराबर हमारा होता है एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू वाई, कोडोमेन ये एक्स डोमेन, तो एक्स बराबर √(y-1). अब रूट के अंदर क्या होता है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए, या नॉन निगेटिव हम लोग बोल सकते हैं। तो y-1 ग्रेटर इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब y हमारा क्या होना चाहिए, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, y हमारा क्या होना चाहिए, 1 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी हमारा x डिफाइन हो पाएगा, x को डिफाइन होना है, ठीक है। तो y 1 टू इन्फिनिटी, x हमारा डिफाइन होगा, तो y की वैल्यूज क्या होंगी, 1 से इन्फिनिटी, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1 से इन्फिनिटी, अब आप 1 से इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर 1 कर देते तो 0, तो x 0 हो सकता है रियल नंबर है, ठीक है। और 1 टू इन्फिनिटी आप 1 से ज्यादा पुट कर सकते हैं तो भी आपके पास डोमेन में आ गया, मतलब को डोमेन की सारी वैल्यूज के लिए आपको डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है पूरा डोमेन कवर ना हो, लेकिन ऑन टू जो डिफाइन होता है वो को डोमेन के लिए डिफाइन होता है, पूरा को डोमेन में आपका वैल्यूज होना चाहिए डोमेन में। तो आप को डोमेन आपका 1 टू इन्फिनिटी है, सारी वैल्यूज पुट करिए तो x आपको मिल जाएगा जो r का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ, हमें लैंग्वेज में एक बार इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ठीक है। अभी अलग अलग सेट्स के हैं, तो एक सेट में 1 ही आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फंक्शन f फ्रॉम z to z, इंटीजर से इंटीजर, इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x³ - 1। फाइंड करना है 1 1 है कि ऑन टू है कि दोनों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर से 1 1 अगर हम लोग देखेंगे तो x1 x2 एलिमेंट ऑफ डोमेन, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x³ - 1 इज इक्वल टू x1³ - 1 इज इक्वल टू x2³ - 1, x1³ इक्वल टू x2³, तो यहाँ क्यूब है तो ये एक ही नंबर देंगे, स्क्वायर होता तो आपका प्लस माइनस, ये क्यूब है तो एक ही देंगे, तो x1 बराबर x2। तो ये जो हमारा फंक्शन, ये फंक्शन तो हमारा क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा 1 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए फिर से हम लोग एक y मानते हैं, को डोमेन का, दोनों z है तो यहाँ को डोमेन का z है, तो y बराबर fx, तो y बराबर x³ - 1, तो x बराबर y + 1, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यूज आप को डोमेन में पुट कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आपका डोमेन में आना चाहिए, ठीक है, सारी वैल्यूज का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इंटीजर होता नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्यूब रूट होते हैं वो डेसिमल्स में भी आते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस क्या कीजिए, y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए कि x आपका डेसिमल में आए, ठीक है, आपका इंटीजर ना हो, तो y को 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि y 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि y एलिमेंट ऑफ को डोमेन है, 1 एक इंटीजर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग y की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 2, तो 2 का क्यूब रूट। अब जो 2 का क्यूब रूट है वो आपका इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए। तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा ये आपका इंटीजर नहीं है, मतलब आपको x में कोई एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग डोमेन और को डोमेन लें, तो डोमेन हम लोग लिए एक एलिमेंट 1 लिए ना, y = 1 लिए, इसका कोई डोमेन में इमेज, प्री इमेज मिल रहा है, ये प्री इमेज हो जाएगा, ठीक है, नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भी सब इंटीजर होंगे, ठीक है, ये डोमेन इंटीजर है और ये तो आपका डेसिमल में आएगा, ठीक है, और डेसिमल यहाँ होगा नहीं, तो कोडोमेन में एक एलिमेंट भी मिल गया ना जिसका प्री इमेज नहीं है, तो वो आपका ऑन टू नहीं होगा, तो ये ऑन टू नहीं है। लिखने का तरीका हम लोग देखेंगे, बहुत ही केयरफुल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा fx इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है द रिलेशन r हमारा क्या है, xy सच दैट x + y इज अ प्राइम नंबर
एंड एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। एक्स वाई हमारा एलिमेंट है रिलेशन आर का, सच दैट रिलेशन क्या है कि एक्स वाई इज द प्राइम नंबर एंड एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीजन क्या है, तो हमारे पास रीजन है द नंबर 2n इज कंपोजिट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। तो हमारे पास जो नंबर 2n है, ये जो 2n है वो क्या है, कंपोजिट है, अगर n हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कंपोजिट को। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो n की वैल्यू आप बस 1 पुट कर दीजिए, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2, और ये एक प्राइम है, कंपोजिट नहीं है, तो रीजन तो गलत हो गया, ठीक है। एक काउंटर एग्जांपल। अब यहां पर हम लोग देखते हैं r, तो x प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स वाई एलिमेंट ऑफ n, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x और y प्राइम, मतलब x और y क्या हमारा है, नेचुरल नंबर है, और रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग x लेते हैं, ठीक है। तो x लिया हमने, x और x। अब यहां देखिए तो होना क्या चाहिए, x प्लस एक्स इज अ प्राइम नंबर, ओके, मतलब 2x इज अ प्राइम नंबर, 2x इज अ प्राइम नंबर और x एलिमेंट ऑफ नेचुरल, ठीक है। तो x के लिए ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सारे x के लिए ये वैलिड है, तो ऐसा नहीं है। अगर x की वैल्यू आप बस 2 ले लीजिए, x की वैल्यू 2, तो 2 × 2 4, तो 4 एक प्राइम नंबर होना चाहिए क्योंकि 2 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ y नहीं है, x से ही हम लोग कर रहे हैं, तो ये तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं। x की वैल्यू आप 5 ले लीजिए, ठीक है, तो 5 तो 2 × 5 x प्लस वाई है, तो 10 इज अ प्राइम नंबर, ये भी गलत है। तो एक भी आपको काउंटर एग्जांपल मिल गया तो वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं पर उनके कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमारा रीजन जो है वो रीजन तो गलत है ही, जो हमारा एसर्शन है वो एसर्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमारा नॉट दिया हुआ, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सोचे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, और बोला ही है नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है सबकॉन्शियसली हम लोग भूल जाए, तो एसर्शन को हम लोग गलत कर दें, पर एसर्शन सही है क्योंकि नॉट पहले ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, मतलब उनके ऑप्शंस फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। अब हमारे पास बस एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग अभी इस क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, उसके बाद पीडीएफ में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अभी और क्वेश्चंस हैं हमारे क्लास 1 में, मतलब क्लास 2 में रिलेशन एंड फंक्शन से, लेकिन इस क्लास का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये फंक्शन r से r, जहां f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, मतलब वही हमें शो करना है कि इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है पर सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है पर इंजेक्टिव नहीं है, दोनों नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन है हमारे पास। इंजेक्टिव मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिव हमारा होता है ऑन टू, और हमारा बाइजेक्टिव होता है 1 1 एंड ऑन टू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी चेक करते हैं 1 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x1² माइनस 4x प्लस 5, क्योंकि हम लोग x1 x2 डोमेन का मानते हैं और ये मानते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है। तो वापस x1 इक्वल टू x2 आ गया हमारा, तो हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएगा डोमेन का, उसका इमेज डिस्टिंक्ट होगा आपका कोडोमेन, ठीक। x2² माइनस 4x प्लस, अच्छा यहाँ पर x नहीं x1 होगा, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ x डाल लिएगा x1 तो हर जगह x1 होगा। तो यहाँ भी हमारा अच्छा x2 है तो यहाँ x2, ठीक है। तो यहाँ पर fx1 इज इक्वल टू fx2, ये सब हमें ध्यान रखना है, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 a² माइनस b², ठीक है। और इसको मैं इधर ले आता हूँ, -4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं हर स्टेप आपको दिखाना है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको हर स्टेप नहीं दिखाना है, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये सब देखिए, ये सब मॉडिफिकेशन है, कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि हमें कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको मार्किंग स्कीम और कुछ अपने से भी स्टेप्स लिख दूंगा, पर फिर भी आप पता कर सकते हैं, अलग अलग जगह से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, खुद के नोट्स बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर आपको ये बोर्ड को बहुत ही सीरियसली लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए, ठीक है। और अगर आप इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, पढ़ाई में, एकेडमिक्स में और कैरियर, रिसर्च और आगे करके जितना आप पढ़ना ही चाहते हैं इस फील्ड में, तो उसके लिए ये सब जो मार्क्स होते हैं, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपके जो क्वालिफिकेशंस होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो आपको बिल्कुल बहुत ध्यान देना है बोर्ड में, ठीक है। और एक जनरल वे में भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेज होता है लाइफ में, बोर्ड, ओके। तो आपको इस पर ध्यान देना है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर x1 माइनस x2, ठीक है, तो ये हो गया x1
प्लस x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर या तो ये 0 होगा या हमारा ये 0 होगा, तो दोनों को हम लोग एक बार 0 करके देखते हैं। तो अगर ये 0 होगा तो x1 इज इक्वल टू हमारा x2 हो जाएगा, ठीक है। या तो ये 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक बार इसको 0 करके पुट करते हैं, एक बार हम लोग इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो यहाँ x1 इज इक्वल टू 4 माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पर एक साथ तो दोनों 0 होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x1 या तो x2 के बराबर होगा या x1 4 माइनस x2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग दो वेज ले लेंगे, दो तरह से ये 0 हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मान लेते हैं x1 की वैल्यू 2 रख लिए और x2 की वैल्यू 2 रख सकते हैं, ठीक है। x1 x2 है, 2 एलिमेंट ऑफ R है डोमेन, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आप यहाँ 2 रखिएगा तो ये वाला टर्म 0 नहीं होगा, तो इसको इस बार हमने 0 किया। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग x1 की वैल्यू रख लेते हैं फिर से 2, तो x2 की वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी, पर वो यही वाला हो जाएगा। तो हम लोग इस बार x1 को 3 रखते हैं, तो x2 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो फिर आप, अब ये इक्वल नहीं है तो ये टर्म 0 नहीं होगा, इस बार ये टर्म 0 हो जाएगा, तो भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका x1 बराबर x2 ही हो, कुछ और वैल्यू से भी हम लोग 0 ला पा रहे हैं, ये इक्वेशन वैलिड कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये 1 1 भी नहीं हुआ, क्योंकि 1 1 में x1 इक्वल टू x2 ही आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये हमारा इंजेक्टिव नहीं है। अब आगे हम लोग सर्जेक्टिव चेक करते हैं। तो जब हम लोग सर्जेक्टिव चेक करेंगे तो फिर से हम लोग वही करेंगे y, तो x स्क्वायर, y को हमने क्या ले लिया, कोडोमेन r, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू y। अब हम लोग x को निकालेंगे y के टर्म्स में, तो फिर से अगर हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर दे तो आसान हो सकता है। तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x, तो माइनस 4x प्लस 4, यहाँ प्लस 4 था तो यहाँ प्लस 1 बच जाएगा, तो y माइनस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 1 प्लस 2। अब हम लोग को देखना है ऑन टू है कि नहीं। अब y हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, y हम लोग पुट कर सकते हैं सारे रियल नंबर्स, कोई दिक्कत, सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, 0 भी तो होता है, तो 0 पुट कर दीजिए। जैसे आप 0 पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस रूट 1 प्लस 2, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल तो रहा नहीं, और x क्या है, डोमेन रियल ही है। मतलब अगर हमारे पास एक कोडोमेन है, मतलब कोडोमेन होगा डोमेन, और उस डोमेन में एक रियल नंबर हमारे पास 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर इसका कोई प्री इमेज मिलेगा ही नहीं डोमेन में, क्योंकि डोमेन में आपका ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो अगर एक भी कोडोमेन में एक भी एलिमेंट का प्री इमेज आपको नहीं मिला तो वो ऑन टू नहीं है। तो हम देख सकते हैं ये जो हमारा है वो ऑन टू भी नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन fx ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। fx is not injective, fx is not surjective, hence the function fx is neither injective nor surjective, option number D। इसी के साथ हमारी क्लास नंबर 1 पूरी हुई। अगली क्लास नंबर 2 हमारी आखिरी क्लास होगी। इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो 1 मार्क्स के नहीं है, इसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 4 5 ऐसे करके आते हैं, ठीक है। तो रिलेशन चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और फिर हम लोग आगे देखेंगे और कौन कौन मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो जो क्लास 2 है हमारी, वो क्लास 2 हमारी आखिरी क्लास होगी। तो हम लोग करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइए, अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है, अपने नोट्स मॉडिफाई करिए और धीरे धीरे बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लाइए। आप सबको ऑल द बेस्ट। और अगली क्लास से हम लोग क्लास नंबर 2 करेंगे और इसी तरह जो हमारे 13 चैप्टर्स हैं उन 13 चैप्टर, क्योंकि 1 मंथ का टाइम है, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके इस 1 मंथ में हम लोग 2024 PYQs पूरा करें। उसके बाद 2025 जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है CBSE का ऑफिशियल, उसको भी करें और फिर बाद में कुछ इंपॉर्टेंट अगर समय बचा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको एक बार हम लोग देखें। बाकी आप अलग अलग जगह से बिल्कुल अपने नोट्स मॉडिफाई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, हमारे पास लगभग 1.5 मंथ्स ही हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग क्लास 2 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे CBSE क्लास 12 2024 PYQs में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अ फंक्शन f(r) से a डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑन टू। अब ये बोला गया है कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा ऑन टू है, ठीक है, और हमें a बताना है। तो यहाँ पर जैसे हमने बोर्ड में समझा, एक तो हम लोग रेंज से पता कर सकते हैं, रेंज कोडोमेन के बराबर है तभी वो ऑन टू होगा, या फिर हम लोग जनरल प्रोसेस कर सकते हैं। तो यह जनरल प्रोसेस हमने देखा, आप गिवन नहीं भी लिख सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब
वाई हमारा एक है, को डोमेन का ही होता है एलिमेंट जब हम लोग इसको मतलब शो करते हैं प्रोसेस में। तो वाई इज एलिमेंट ऑफ ए को डोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल टू इतना, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि हमारा वाई क्या है, वाई हमारा 1 से इन्फिनिटी। तो एक तरह से हमने किया क्या है, एक तरह से हमने रेंज ही निकाला, ठीक है। तो एक तरीका और था जो हम लोग पहले करते थे, ठीक है, और एक तरीका डायरेक्ट है रेंज इज इक्वल टू को डोमेन। तो एक तरह से हमने प्रोसेस तो वही किया पर इसका कॉन्सेप्ट वही यूज़ किया है, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, तभी वो हमारा ऑन टू हो सकता है, ठीक है। तो वाई हमारा एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट हो गया 1 से इन्फिनिटी, और ये हमारा को डोमेन हो गया। यहाँ तक किया, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, वाई को यहाँ पुट करिए, ठीक है, 1 पुट करिए, 1.1, 1.2, 2, 3, 5.7 ऐसे करके आप पुट करते रहिए। तो जो एक्स आएगा वो एक्स आपको क्या मिल जाएगा, डोमेन। जो रियल नंबर है तो आपको सारे रियल नंबर्स मिल जाएंगे इसके लिए। तो आपको वाई का एक प्री इमेज मिल जाएगा डोमेन एक्स में। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और निकालने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, रेंज शुड बी इक्वल टू को डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से वाई का हमने एक तरह से इसको रेंज बोलते हैं और वो को डोमेन के बराबर होना ही चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी ऑन टू। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1। ध्यान रखना है हमारे पास डोमेन को डोमेन क्या है, ताकि हम लोग वैल्यूज़ पुट करके भी समझ सकें या काउंटर एग्जाम्पल दे के डिस्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पर x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब ये क्यूब है तो दोनों बराबर होंगे, तो 1 1 हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कोडोमेन चेक करेंगे, तो वापस प्रोसेस में जाएंगे, x इक्वल टू वाई प्लस 1 1/3, ठीक है। अब हम लोग देख सकेंगे यहाँ पर, तो प्रैक्टिस से आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब आए हुए हैं, मतलब इसी के सिमिलर आए हुए हैं, ठीक है। लैंग्वेज अलग हो सकती है, क्वेश्चन थोड़े अलग हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट सिमिलर है। हमें बस एक काउंटर एग्जाम्पल देना है। तो अगर हम लोग y को 1 रखते हैं, y को आप 2 भी रख सकते हैं, y को आप 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो y को अगर आप 1 रख दें तो वी हैव x इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ z। और यहाँ को डोमेन नहीं डोमेन, क्योंकि x क्या है डोमेन में हमें चाहिए, तो को डोमेन नहीं होगा। ये जो z है ये z डोमेन वाला है क्योंकि x के साथ है। तो यहाँ पर दोनों है, x और मतलब डोमेन को डोमेन दोनों z है। तो ध्यान रखना है को डोमेन ही डोमेन होगा। तो बी केयरफुल इन राइटिंग। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। तो x हमारा z, तो z में है ही नहीं, 2 टू द पावर 1/3 डेसिमल में आ जाएगा, तो ये इंटीजर में तो होगा नहीं। तो जो हमारा कोडोमेन में 1 है जो इंटीजर है उसका प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। तो एफ एक्स इज़ नॉट ऑन टू। और आपको ऑप्शन भी लिखना है, इसको मत भूलिएगा, है ना। सब कुछ करने के बाद इसको अगर आप भूल जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑप्शन भी लिखना है। सही क्या है, क्योंकि ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, उसमें से एफ एक्स इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये हमारा हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिलेशन है हमारे पास r दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 2n कंपोजिट। तो ये तो हमने देखा, n की वैल्यू 1 पुट करने पे ये फॉल्स हो जाता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये बिल्कुल सही क्यों असर्शन में भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख दिया, आप लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो x हमारा ये हो गया। अब हम लोग 2 2 के लिए मैंने चेक कर दिया, तो 4 विच इज़ नॉट अ प्राइम, हेंस r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, असर्शन इज ट्रू। और n इक्वल टू 1 के लिए काउंटर एग्जाम्पल आ गया, इसमें भी काउंटर एग्जाम्पल आ गया था। और तो r क्या है हमारा फॉल्स हो गया। ये ऑप्शन सी, इनके फिक्स ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ आर से आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चन, इंजेक्टिव हो गया 1 1, सर्जेक्टिव हो गया ऑन टू। तो फिर से गिवन मैंने लिख दिया। यहाँ से हम देख सकते हैं इंजेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि x1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास इंजेक्टिव आ गया। और उसके बाद हमारा y एलिमेंट ऑफ r को डोमेन है, ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे। तो y हमारा 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अब y हमारा क्या हो गया, लेस देन 1। मतलब y जब लेस देन 1 होगा तो वो को डोमेन में तो रहेगा। जो लेस देन 1 हमारा y है वो को डोमेन में तो रहेगा, पर इन सब एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कोई इमेज नहीं होगा डोमेन में, ठीक है। तो इसलिए सर्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर मैंने y लेस देन 1 है, आपको एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 0 करके भी काउंटर प्रूव कर सकते हैं, मतलब काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट सर्जेक्टिव, हेंस एफ एक्स इज़ नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। ये ऑप्शन जरूर लिखिएगा। तो इसी के साथ क्लास 1 हमारा पूरा हुआ। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो हम लोग देखेंगे। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे 2024 मैथ्स 12 में आगे बढ़ेंगे PYQs में।